हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अड्डा 24/7 पर वैभव श्रीवास्तव के साथ। और उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों आज हम लोग आपसे बात करने वाले हैं ईपीएफओ, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के एक मेनली आपके 3 पोस्ट आते हैं जो हर साल तो नहीं, मतलब लास्ट जो इसका नोटिफिकेशन आया था वो 2025 में आया था और अभी अगस्त में आने का प्लान सुनने में आ रहा है कि अगस्त में आ रहा है आपकी वैकेंसी। और ये बहुत ज़्यादा पोस्ट नहीं है और बहुत अच्छी जॉब है दोस्तों, बहुत ज़्यादा पोस्ट नहीं है, लेकिन एक एक कह सकते हो एक ऐसी जॉब की जो एक रेपुटेड जॉब और हैंडसम सैलरी के साथ। और वो है दोस्तों असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, ईओ यानी कि इन्फोर्समेंट ऑफिसर और अकाउंट्स ऑफिसर। ये दोस्तों ये जो पोस्ट है, ये जो नोटिफिकेशन है वो ईपीएफओ के अंतर्गत होता है और इस एग्जाम को कंडक्ट कराता है दोस्तों यूपीएससी। दोस्तों एक सिंगल एग्जाम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है, एक सिंगल एग्जाम होता है, ठीक है। देन उसके बाद इंटरव्यू, देन फाइनल सिलेक्शन। तो आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं जो आपके अगस्त मंथ में देखने को मिलेंगे। दोस्तों ऑलमोस्ट पैटर्न आपके मिलता जुलता पैटर्न होगा बैंक और एसएससी का। एंड यहां पर आपके कुछ लॉज वगैरह भी पढ़ने हैं जो हम इसके बारे में आपसे डिस्कस करेंगे। बहरहाल आते हैं आपसे अपडेट कराते हैं। तो दोस्तों ये है इसका किस एग्जाम की बात कर रहे हैं, तो यूपीएससी, ईपीएफओ, एपीएफसी यानी असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, ईओ यानी कि इन्फोर्समेंट ऑफिसर एंड एओ अकाउंट्स ऑफिसर के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, इसका जो नोटिफिकेशन है वो अभी न्यूज में रहा था और ये अगस्त मंथ के लास्ट तक या अगस्त के मिड में, यानी जब अभी आप तो आज 9 तारीख 10 तारीख होने के वो आ गए, ठीक है ना। तो आपको ये मिल जाएगा, यानी कि जहां तक है मिड या मिड के बाद यानी कि आफ्टर 20 और 30 के बीच में आपको ये नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा जैसा कि बोला जा रहा है, ठीक है ना। दोस्तों पहले तो हम समझ लेते हैं यूपीएससी। आपको लगेगा कि सारी यूपीएससी के एग्जाम तो ऐसे होते हैं, हम लोग यूपीएससी में और यही सब चीज एग्जाम्स देखते थे, बट एक्चुअली डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है दोस्तों। इसमें एक सिंगल एग्जामिनेशन होता है। उसके पहले हम बता दें, यूपीएससी का फुल फॉर्म है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसको हम शॉर्ट में यूपीएससी बोलते हैं। ईपीएफओ आप सभी लोग जानते होंगे, ये रेगुलेटर है दोस्तों किसका, ईपीएफ का, यानी कि एम्प्लॉइज प्रोविडेंट या एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। और दोस्तों इसमें कौन से पोस्ट की बात कही जा रही है, ये पोस्ट है गाइज एपीएफसी यानी कि असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, और ईओ, ईओ मतलब इन्फोर्समेंट ऑफिसर, एओ अकाउंट्स ऑफिसर। ये आपके मेनली 3 पोस्ट आपको देखने को मिलते हैं, इसी हिसाब से आते हैं। और सबसे ज्यादा एपीएफसी होता है, फिर ईओ, एओ का अलग से आता है, एपीएफसी के अलग। ओवरऑल लास्ट टाइम पे 2025 की बात करें तो लगभग 156 पोस्ट आए हुए थे। इस बार भी लगभग उतना ही कहने को मिल रहा है, सुनने में आ रहा है कि इतने ही पोस्ट आपको देखने को मिलेंगे इस साल भी, यानी कि 2026 में। एंड यहां पर 2025 बोल रहे, माफी चाहते हैं, ये 2022-23 के करीब में आया था, 22-23 में आया था, नॉट 25 एक्चुअली, माफी चाहते हैं, 22-23 के करीब में आया था ये नोटिफिकेशन, ठीक है ना। आप यहां पे देख सकते हो दोस्तों। अब इसके एग्जाम की बात करें तो ये यूपीएससी, ईपीएफओ, एपीएफसी है क्या, ठीक है ना। ये एक रोल है, एक पोस्ट है जो किसमें होता है दोस्तों, ईपीएफओ में, यानी कि एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन में आता है ये, ठीक है ना। एंड दोस्तों इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है आप सुनते चलना। एपीएफसी की अगर बात करें, ठीक है ना, यूपीएससी, एपीएफओ क्या है, और एग्जाम्स आर, ईपीएफओ एग्जाम्स आर कंडक्टेड इन 2 स्टेज। रिक्रूटमेंट टेस्ट पहला होता है जो रिक्रूटमेंट टेस्ट, एंड दोस्तों दूसरा होता है इंटरव्यू एंड पर्सनालिटी टेस्ट जिसको बोलते हैं। यानी कि दो दो फेजेस में आपको एग्जाम क्वालिफाई करना होगा। एक तो रिटन टेस्ट होगा, यानी कि आपका कह सकते हो रिक्रूटमेंट टेस्ट जिसको बोलते हैं, रिटन एग्जामिनेशन, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे वो आपको अटेम्प्ट करने होंगे। एंड दोस्तों दूसरा आपका इंटरव्यू होगा। इसमें किसी एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती, इस चीज को क्लियर रखना। इसमें किसी भी एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती, बार बार बोल रहे हैं, कोई फ्रेशर भी अप्लाई कर सकता है, नॉर्मल ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड होता है इसमें। ईओ, एओ की बात करें दोस्तों, ये क्या होता है, सेम पैटर्न होता है एज लाइक एपीएफसी, ठीक है ना। एंड दोस्तों 2 स्टेजेस में होते हैं इसके भी, रिक्रूटमेंट टेस्ट एंड इंटरव्यू होता है। इसके भी 2 स्टेज होते हैं, ईओ, एओ के भी 2 स्टेज होते हैं, आरटी एंड इंटरव्यू या पर्सनालिटी टेस्ट, ठीक है ना। अब यहां पर बात करें एपीएफओ यानी कि एपीएफसी यानी कि असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर की बात करें, ऑफिसर की बात करें, ठीक है ना। ये सी लगा देना, इट्स APFC, Assistant Provident Fund Commissioner. At the EPFO gets approximately 56,100, यानी कि 56,100 का बेसिक पे है। ये लास्ट 2022-23 में जब आया था तो ये उसी के बेसिक पे हम बात कर रहे हैं। ये 56,100 का बेसिक होता है और 5400 ग्रेड पर ये होता है, 5400 ग्रेड पे है इसका, 5,400 का ग्रेड पे है। और इसको दोस्तों पर्क्स एंड बेनिफिट सब कुछ मिला के इन हैंड सैलरी जो होती है वो आपका 170-180 के करीब जाती है, 1,70,000 के करीब
आपको लगेगा जी हाँ, इसके पर्क्स एंड बेनिफिट बहुत ज्यादा हैं। आपको बता दें दोस्तों, इसका बेसिक ही आपका है 56,000 के अप्रॉक्स में, ठीक है ना। ये 5400 ग्रेड पर है, तो इसके पर्क्स एंड बेनिफिट, और यूपीएससी के अंडर में सेलेक्ट होता है, रिक्रूट होता है, तो ऑफकोर्स सी बात है इसके पर्क्स एंड बेनिफिट मिलते ही हैं। आपको सब कुछ इसके बारे में सब कुछ आपको अपडेट करवाएंगे। एक होता दोस्तों ईओ एओ, इसमें जो पोस्ट आती है, यानी कि इन्फोर्समेंट ऑफिसर एंड अकाउंट्स ऑफिसर। इसकी बात करें तो दोस्तों इसका जो ईओ एओ का जो पोजीशन है, ये दरअसल इसका जो बेसिक पे है दोस्तों वो 47,600 रुपए का है, यानी कि 47,600 रुपीज का इसका बेसिक पे है, यानी कि 4800 रुपए का ग्रेड पे है। और इन हैंड सैलरी आपको 1,40,000 से 1,50,55,000 के करीब में इन हैंड सैलरी बनती है, ठीक है ना। इन इन आपको बता दें ये दोनों सेम है, इक्विवेलेंट है, और ये अलग है, एपीएफसी है, असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर है, ये एक पोस्ट है, एक रोल है ईपीएफओ में, ठीक है ना। दोस्तों इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है, तो आपको ऐसे बता दें, ठीक है ना, यानी कि एपीएफसी की बात करें, असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर की बात करते हैं, तो इसमें दोस्तों आपका जो मैक्सिमम एज है 35 साल, और ग्रेजुएशन क्या है आपका मैंडेटरी है, आपका नॉर्मल आपको ग्रेजुएशन क्वालिफाई होना चाहिए, और आपकी एक मैक्सिमम एज यहां पे मेंशन होती है 35 इयर्स, मिनिमम आपको पता ही है, ठीक है ना। तो मैक्सिमम एज क्या है 35 इयर्स की है, एंड दोस्तों ग्रेजुएशन मैंडेटरी है, सेम एज इट इज ईओ एओ की बात करते हैं दोस्तों, इन्फोर्समेंट ऑफिसर और अकाउंट्स ऑफिसर की बात करते हैं, इसका जो मैक्सिमम एज है वो 30 इयर्स है, और इसमें भी क्या है ग्रेजुएशन कंपलसरी है दोस्तों, क्या है इसमें ग्रेजुएशन कंपलसरी है, 30 साल मैक्सिमम एज है। और एपीएफसी असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर के लिए उसमें दोस्तों आपका 35 साल मैंडेटरी है, यानी मैक्सिमम एज है, और ग्रेजुएशन उसमें भी मैंडेटरी है, यानी कि आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो ग्रेजुएशन, ठीक है ना। एंड दोस्तों आपका मैक्सिमम एज इसका क्या है, एक का 35 साल है, और एक का दोस्तों 30 साल है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। अब दोस्तों इसके एग्जाम टेस्ट की बात करें, पूरे एग्जाम स्कीम की बात करें, ऐसे लिख लेना, इसके एग्जाम स्कीम की बात करते हैं, तो इसका एग्जाम स्कीम क्या है दोस्तों, ये 2 घंटे का प्रॉपर एग्जाम होता है। ये जो आरटी है, यानी कि जो आपका रिक्रूटमेंट टेस्ट है, वो कितने घंटे का होगा, 2 घंटे का पेपर होता है। ऑल क्वेश्चन विल कैरी इक्वल मार्क्स, सभी क्वेश्चन इक्वल मार्क्स लेके आते हैं। द टेस्ट विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन विद मल्टीपल चॉइस ऑफ आंसर, यानी कि पूरा का पूरा पेपर जो होगा वो आप ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होगा, पूरा का पूरा, जैसे हमारा प्रीलिम्स होता है बैंकों के, जैसे हमारा मेंस होते हैं ऑब्जेक्टिव फॉर्म में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, वैसे सेम चीज। द मीडियम ऑफ द टेस्ट विल बी बोथ इंग्लिश एंड हिंदी, यानी कि आपको जो लैंग्वेज होगा इंग्लिश को छोड़ के आपको प्रॉपर वे में क्या होगा, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको सब्जेक्ट देखने को, क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, एज यूजुअल जैसे कि हमारे एग्जाम्स में होते हैं, बैंकों के एग्जाम्स में। देयर विल बी पेनाल्टी फॉर रॉन्ग आंसर, जी हाँ, आपके गलत आंसर पर यानी कि नेगेटिव मार्किंग है इसमें। एवरी रॉन्ग आंसर विल कैरी है डिडक्शन ऑफ 1/3, आपका 1/3 नंबर कटेगा गलत आंसर करने पर, 1/3। अब बैंक में क्या होता था, हमारे एग्जाम्स में क्या होते थे, 1/4 0.25 कट जाता है, यहां पर आपका 1/3 डिडक्शन होगा नेगेटिव मार्किंग में, यानी कि गलत आंसर करते हो तो। इफ नो आंसर इज मार्क फॉर ए क्वेश्चन देयर विल बी नो पेनाल्टी फॉर दैट क्वेश्चन, अगर आपने कोई आंसर टिक नहीं किया है तो आपका वहां पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। लेकिन अगर आपने गलत आंसर अटेम्प्ट किया है तो वहां पर आपका 1/3 यानी कि 1/3 नंबर आपका डिडक्ट होगा, ओके। नेगेटिव मार्किंग है, पेनाल्टी है। अब दोस्तों इसकी बात करते हैं इसके सिलेबस की। इसके सिलेबस क्या है दोस्तों, द सिलेबस ऑफ द टेस्ट ब्रॉडली कंप्राइजेस ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स, ये आपका है, ध्यान सुनना, इसमें आता है जनरल इंग्लिश, जो इवैल्यूएट करता है कैंडिडेट के अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड वर्कमैन, यानी कि बेसिक इंग्लिश आपको आना चाहिए, क्योंकि आपका जो ऑपरेशन होगा यानी जो फंक्शनिंग होगा उसके पोस्ट का या सब कुछ, वो बेसिक इंग्लिश आपको समझने आनी चाहिए, इसीलिए आपको इवैल्यूएट करने के लिए जनरल इंग्लिश क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। बहुत नॉर्मल पेपर होता है इसका। लास्ट टाइम पे जब इंग्लिश के जो बच्चों ने एग्जाम दिया तो कुछ बच्चे ऐसे थे जो, और इसमें आपको बता दें इसमें आपके एसएससी के कैंडिडेट भी कूदते हैं, और यूपीएससी के कैंडिडेट भी आते हैं, क्योंकि उनके लिए थोड़ा सा चीजें ऐड ऑन हो जाती है, हम आपको बताते चल रहे हैं, अब आपको खुद ब खुद समझ में आएगा वो क्यों आते हैं इन एग्जाम्स के लिए, ठीक है ना। और दोस्तों ये फ्रेशर्स के लिए है, आपको पहले बता दें, जिनकी एज कम है, 35 साल से कम एज के लिए है और 30 साल से कम, तो सबसे सूटेबल जॉब है, और हैंडसम सैलरी के साथ, अच्छी खासी सैलरी है मेरे भाई इसका। आप देखते चलना यहां पर, इसमें दोस्तों आता है इंडियन कल्चर, जो आपका इंग्लिश जनरल इंग्लिश के साथ साथ इंडियन कल्चर, हेरिटेज एंड फ्रीडम मूवमेंट,
यानी कि फ्रीडम मूवमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन लास्ट टाइम पे पूछे गए थे। हेरिटेज साइट्स, ये जो बेसिकली हेरिटेज है, जैसे कि हमारा कुतुब मीनार है, जो भी नॉर्मली ताजमहल है या फिर अभी सारनाथ में है, उन सब के बारे में, इन सभी के बारे में डीप नॉलेज होना चाहिए, यानी कि उसके बारे में जितने भी हेरिटेज है और इंडियन कल्चरल एंड हेरिटेज साइट्स उसके बारे में। डेवलपमेंटल इशू एंड प्रेजेंट ट्रेंड इन इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी भी पढ़ना होगा, जो प्रेजेंट ये करंट से ज्यादा रिलेट करके पूछा जाता है। गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आपको कॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़ना पड़ेगा यहां पर, ठीक है ना दोस्तों। जनरल साइंस एंड बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस, आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशंस का। आपसे पूछा जा सकता है हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ठीक है, एंड मालवेयर, लास्ट टाइम पे तो सॉफ्टवेयर से भी क्वेश्चन आए थे, एंड पॉइंटर डिवाइस से भी क्वेश्चन देखने को मिला था, बेसिक। और दोस्तों जनरल साइंस आएगा, नॉर्मल जनरल साइंस, बहुत बेसिक साइंस क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा नहीं। इसके बाइफर्केशन हम आपको बता देंगे, बहुत ज्यादा नहीं, 10-10, 5-5, 15-15 ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स है, समझ रहे हैं, स्टैटिस्टिक्स एंड जनरल मेंटल एबिलिटी, नॉर्मल ओवरऑल मैथ्स ही होता है इसमें, बट मैथ्स का जो लेवल होता है वो एलिमेंट्री बेसिस पर होता है, बहुत नॉर्मल होते हैं, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लेवल नहीं होता, ठीक है ना। बस ये आपको जनरल मेंटल एबिलिटी यानी कि थोड़ा रीजनिंग के क्वेश्चन, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स होगा या मैथ्स होंगे, वो चीजें हैं। आता दोस्तों यहां पर जो, अगर आप आरबीआई ग्रेड बी का एग्जाम देते हो कभी, आप वो बच्चे जो आरबीआई ग्रेड बी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर आपने नॉर्मली आपने, अगर आपने कॉमर्स बैकग्राउंड से हो तो आपने पढ़ा होगा, इंडस्ट्रियल रिलेशंस पढ़े होंगे, लेबर लॉस के बारे में बेसिक जानते होंगे, सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया, सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया, हमारी गवर्नमेंट सोशल सिक्योरिटी, जैसे आयुष्मान भारत, ठीक है ना, हमारा अटल पेंशन योजना, ये तो हेल्थ वाला हो गया आयुष्मान भारत, अटल पेंशन योजना हुआ, सुरक्षा बीमा, जीवन ज्योति, तो ये सोशल सिक्योरिटी जो हमारी इंडिया में है उसके रिगार्डिंग बात करनी है यहां पर, उससे रिलेटेड टॉपिक। लेबर लॉ से 1-2 क्वेश्चंस देखने को मिले थे लास्ट टाइम पे, बहुत ज्यादा एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा मेरे को। इंडस्ट्रियल रिलेशन से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है दोस्तों। प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटेंसी, थोड़ा सा बेसिक नॉलेज होना चाहिए अकाउंटेंसी के प्रिंसिपल्स के। आप लोगों ने अगर कॉमर्स बैकग्राउंड से होंगे तो अकाउंटेंसी का प्रिंसिपल्स आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। ऑडिटिंग एंड इंश्योरेंस, इंश्योरेंस आपको बैठे हुए हैं हम आपको कवर करवा देंगे। लास्ट टाइम पे गिन के 11 टॉपिक करवाए थे, 11 टॉपिक में सब भर भर के क्वेश्चन आया था, बहुत ज्यादा नहीं, आपके 6 या 7 क्वेश्चन यहां से देखने को मिलते हैं इंश्योरेंस से एंड ऑडिटिंग से। ऑडिटिंग से भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन ही नॉर्मल है। एंड दोस्तों करंट इवेंट्स, नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, यानी कि करंट अफेयर्स वाला पोर्शन है, जो अभी आपका मेनली यूपीएससी का पैटर्न है। तो आप यूपीएससी के एग्जाम है तो यूपीएससी कंडक्ट करा रहा है, तो अब आप समझ ही सकते होंगे दोस्तों क्या पैटर्न वो फॉलो कर सकते हैं। तो बेसिक चीजें आपको याद है, ये आपका सिलेबस है, और बहुत आपको बता दें आपके एग्जाम में टाइम भी दिया जाता है बाकायदा, और ये एग्जाम का डेट मेंशन नहीं करते। जब आपका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा अभी, तो इसमें दोस्तों इन्होंने साफ साफ मेंशन किए रहेंगे कि आपका जब एग्जाम होगा उसके बारे में अभी हम आपको अपडेट करेंगे, आप वेबसाइट पर विजिट करते रहो। यानी कि इनका एग्जैक्टली फिक्स नहीं होता वो डेट, आपको आराम से मिनिमम 1.5 से 2 महीने का टाइम मिलने वाला है इन सबकी प्रिपरेशन के लिए, और बहुत अच्छी पोस्ट होती है यार, आप सैलरी से देख सकते हो। और इसमें असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, मतलब समझ रहे हो, आपको गाड़ी भी मिलती है, आपको फ्लैट भी मिलता है, यानी कि जो कॉटेज वगैरह ये जो प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है ना, वो तो देते ही हैं, अच्छा खासा अच्छी जगह पे जॉब होगी आपकी। और कैपिटल सिटी में अमूमन देखने को मिलता है, जैसे कि दिल्ली है, या फिर आपका मुंबई वाले सर्कल में है, मुंबई में है, जहां जहां इनके ऑफिस होंगे, ईपीएफओ के, ठीक है ना। ईओ एओ का भी वही सेम चीज है, सैलरी इतनी अच्छी है, आप समझ लो, मतलब एक अलग ही रौला है भाई, एक अलग ही औदा है इसका। इसके बारे में हम तब जाने जब हम वाराणसी में थे। तो वाराणसी में एक जगह है, पता नहीं कोई बच्चा होगा तो आप लोग जानते होंगे, समझते होंगे, एक जगह है पांडेपुर, आई थिंक आप जानते होंगे अगर आप सर्च करोगे तो, ठीक है ना। तो वहां पर एक जगह है, दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल है, ठीक है ना, और उसी के जस्ट बगल में ईपीएफओ का। तो वहां पर देखते हैं, जब जब जाते थे तो हम 1-2 बार, वैसे उस समय तो आइडिया था नहीं, जब 1-2 बार गए, तो जब हम क्लासेस लेने लगे, जब ये नोटिफिकेशन देखा, जो हम गए, तो वहां पे ईपीएफओ के ऑफिस के बगल में मैंने देखा, तो वहां पे बहुत सारे गाड़ियां खड़ी थी, ठीक है ना, उसके ऊपर लिखा था असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, तो वो था, और वहां पर प्रोविडेंट फंड कमिश्नर ऐसे, और वहां पे ड्राइवर, मतलब बगल में ही ये सारा कुछ है, तो एक अलग ही वो समझ में आ जाता है। तो ये चीजें आपको जो देखने को मिलेंगी, ये नॉर्मली है, एक सिंगल एग्जाम है, आपको बता दें, एक सिंगल एग्जाम दोस्तों, सिंगल एग्जाम के साथ साथ, ठीक है ना, सिंगल एग्जाम के साथ साथ आपका इसके बाद इंटरव्यू, जिसको हम लोग पर्सनालिटी टेस्ट है, इंटरव्यू जो भी है उसके बाद होने वाला है, ये आप क्वालिफाई करते हो तो, ठीक है ना दोस्तों। इसमें वेटेज की बात करें, अगर जो कंबाइंड रिक्रूटमेंट टेस्ट होता है उसका वेटेज 75 और 25 का रेशियो होता है,
यानी कि 75 से 25 का रेशियो होता है। 75 मार्क्स जो 75 ऐसे समझ लो वो आरटी है रिक्रूटमेंट टेस्ट का, 25 फॉर इंटरव्यू। 75 और 25 का रेशियो होता है इसमें। एंड दोस्तों इसके स्टैंडर्ड सुटेबिलिटी फॉर इंटरव्यू फॉर कैंडिडेट बिलोंगिंग टू वेरियस कैटेगरीज इज फिक्स्ड अंडर। देखो अगर जो जनरल कैटेगरीज के जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लोग हैं उनको 50 यानी कि जो 50 एंड अबव, जो ओबीसी हैं 45 एंड अबव, एंड दोस्तों एससी एसटी 40 एंड अबव, ये क्या है तो ये अलग अलग कैटेगरीज इनको फिक्स्ड अमाउंट मेंशन किया गया कि इतना तो इनको लाना ही है फॉर क्वालिफाई। तो ये बेसिकली क्या है, ये तो ये चलो ठीक है, ये हटा दो, इसे ये सब चीजें तो अपडेट स्टैंडर्ड सुटेबिलिटी है, ये आपको लगना ही है। बट आपको वेटेज आपको याद करना है 75 और 25 का वेटेज होता है इसमें, ठीक है ना। आपको दिखा होगा कुछ इंटरव्यू में मेंशन कर देते हैं इतने नंबर लाओगे तो क्वालिफाई होगा। जनरल कैंडिडेट्स के लिए 50, ओबीसी के लिए 45 एंड और एससी एसटी के लिए 40। तो ये वाला कैटेगरी है स्टैंडर्ड इन्होंने वो बना रखा है। तो वो छोड़ो, वो सारी चीजें तो दूर की बात है, वो तो बाद में डिसाइड होगा। बहरहाल ये चीजें ध्यान रखना है दोस्तों। इसकी जो प्रमोशंस की बात करें, इसका जो प्रमोशन का जो क्राइटेरिया होता है, अगर यहां से आप सेलेक्ट होते हो तो देखो असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर जो होते हैं दोस्तों, वो क्या होता है, इसके जस्ट नीचे की पोस्ट होती है ईओ एओ, यानी कि एनफोर्समेंट ऑफिसर एंड आपका अकाउंट्स ऑफिसर, ये पहली पोस्ट होती है। देन उसके बाद असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, फिर उसके बाद रीजनल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर 2, रीजनल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर 1, ठीक है। देखो यहां पे आप देखोगे, ठीक है ना, आप देखो गाइस यहां पर आपको दिख रहा होगा, अगर आप ईओ एओ ज्वाइन करते हो तो दोस्तों आप क्या होगा, अगले 5 साल में असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर बनोगे। आप चाहो, आप वैसे भी आप असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर बन सकते हो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू, जैसे कि आपका पोस्ट आता है, या तो ईओ में ज्वाइन करोगे तो आफ्टर 5 इयर्स आपको ये प्रमोशन मिलेगा। फिर आपका नेक्स्ट 5 इयर्स में रीजनल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर 2, देन अगले 5 साल में, ये 5 साल का ही वो क्राइटेरिया फॉलो करते हैं ये, रीजनल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर 1। ये 5 साल 4 साल भी हो सकता है, 6 साल भी हो सकता है, अमूमन 5 इयर्स का एक जो नेचुरल प्रोसेस होता है उसकी बात कर रहे हैं। एंड दोस्तों एडिशनल सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर नेक्स्ट 6 इयर्स, यानी कि उसके आगे में एडिशनल सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर हेड ऑफिस में बैठते हैं जो दिल्ली में है, ठीक है, आफ्टर नेक्स्ट 4 इयर्स। एंड दोस्तों सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर अपॉइंटेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ द कैबिनेट, एसीसी, जो किसकी अध्यक्षता में होता है, पीएम की अध्यक्षता में होता है। तो यानी कि कहने का मतलब क्या है कि आपके पास टाइम है, आप यहां पर आप देख सकते हो, ये आप अच्छे खासे पोस्ट पे पहुंच जाते हो। यहां पे 5 साल 6 साल 5 साल मेंशन किया गया है। ये आपका क्या है कि ये जाने आने वाले टाइम में 6 साल 7 साल भी हो सकता है, या फिर आपके 4.5 साल भी हो सकते हैं, 4 साल भी हो सकते हैं। एक एन एवरेज मेंशन किया गया 5 इयर्स 5 इयर्स 5 इयर्स। तो आप अब सोचो कि अगर यहां से आप पोस्टिंग होती है तो 1 2 3 4 5 पांचवें प्रमोशन में तो आप कहां पहुंच जाओगे, ठीक है ना, अच्छे खाते। अगर कम एज है तो रिटायरमेंट से पहले आप यहां तक तो जा ही सकते हो आराम से, ठीक है। यहां पर जो होता है सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, यहां पर थोड़ा क्या होता है, थोड़ा जैक, थोड़ा परिचय एंड और ये सारी चीजें मैटर कर जाती हैं, ठीक है ना। तो ये आपके प्रमोशंस का क्राइटेरिया है। ये आपको हम एक आप बता रहे हैं, एक वो बता रहे हैं, आप ऐसे समझते चलो, ये नहीं कि 5 साल है तो 5 साल ही टारगेट करके चले, ये मान के चले। बट हाँ, ये अप एंड डाउन भी हो सकता है, तो ये पहले भी बता रहे हैं हम आपको, ठीक है ना। बहुत ज्यादा इसमें नहीं है, बट हाँ लंबा टाइम देना पड़ता है और अच्छी खासी पोस्ट है दोस्तों, औहदे वाला पोस्ट है, औहदे के साथ साथ पैसा भी ज्यादा है इसमें, सबसे बड़ी बात, ठीक है ना, पैसा अच्छा खासा है, सैलरी अच्छी है। तो दोस्तों आपको बता दें कि इसके रिगार्डिंग आप सभी को आइडिया, जैसे मैंने बता दिया कि अगस्त, कुछ बच्चों को आइडिया होगा, कुछ लोगों को बिल्कुल आइडिया नहीं, तो हम आपको बता दें कि इसके नोटिफिकेशन आपको इसी अगस्त के मंथ में देखने को मिल सकते हैं, मे बी अगस्त लास्ट में, मे बी अगस्त 20 के बाद, तो जो भी है अभी आपको देखने को मिल ही जाएगा। आपको पता है अगस्त के मंथ में 2 नोटिफिकेशन आपको गिरने वाले हैं। एक तो श्योर है आरआरबी आने वाला है, लास्ट अगस्त के टाइम पर, आप लास्ट अगस्त में आ जाएगा, 1 तारीख से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होगा, आरआरबी पीओ एंड आरआरबी क्लर्क, ठीक है ना। एंड दोस्तों उससे पहले क्या है, आपको यूपीएससी ईपीएफओ ईओ एओ का जो आपको देखने को मिल सकता है, एपीएफसी के आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों इसके रिगार्डिंग अब हम लोगों ने अभी पहले से प्लान कर रखा है, आपको एपीएफसी और ईओ एओ का बैच आ चुका है आपके स्टोर पर। आप अगर वो कैंडिडेट जो जिनको आइडिया है, जो चाह रहे हैं कि अभी से तैयारी स्टार्ट करने के लिए, तो दोस्तों ये बैच आपके स्टोर पर है, आप जाके इसको एनरोल करा सकते हो। आपको कोड अप्लाई करना होगा Y307 कोड, और दोस्तों आप इससे एनरोल करा सकते हो 3311 में, ठीक है ना। एप्लीकेशन के थ्रू जाओगे तो प्राइस और ड्रॉप मिलेगा आपको, या आप देख सकते हो, ठीक है ना। तो यहां पर आपकी क्या है, तो दोस्तों यहां पर आपकी क्लासेस इसकी स्टार्ट हो जाएंगी। आप
इसमें आपका प्रॉपर वे में पूरा पूरा लाइव बैच होगा ये, जो आपको अभी आने